हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी 2.0 में। देखिए, इसका नाम पहले जीके एंड करंट अफेयर्स था, अभी इसका नाम ऑनलाइन स्टडी 2.0 है। इसमें हम जियोग्राफी कवर कर रहे हैं एनसीईआरटी के माध्यम से, और इसमें हम दो टॉपिक कवर कर चुके हैं, सौर मंडल में पृथ्वी, और दूसरा टॉपिक हम अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में पूरा कवर कर चुके हैं। आज हम तीसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है पृथ्वी की गतियाँ। पृथ्वी की गतियों के बारे में पढ़ेंगे, देखें कैसा क्या दिया हुआ है। बिना समय बर्बाद किए हुए शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं, पृथ्वी की गति दो प्रकार की है, घूर्णन एवं परिक्रमण। अगर आप याद करें तो हम पिछले चैप्टर में आपको बता चुके हैं कि पृथ्वी दो तरह की गति करती है। एक क्या करती है, एक अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। अपने अक्ष पर जो घूर्णन करती है उसे घूर्णन गति या परिभ्रमण गति कहते हैं। और दूसरा, पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर भी लगाती है, उसे परिक्रमण गति कहते हैं। ठीक है, यही यहाँ पर दिया हुआ है कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। और यहाँ पर आप याद रखें कि अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है, और साथ ही साथ परिभ्रमण गति भी कहलाता है। और सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण गति कहा जाता है। यानी सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाती उस गति को क्या कहेंगे, परिक्रमण गति कहेंगे। दोनों बातें आपको बता चुके हैं। ठीक है, और एक चीज़ आपको और पता होगी कि पृथ्वी जो है हमारी थोड़ी सी झुकी हुई है। जैसे देखें, देखें क्या है, ये पृथ्वी बनी हुई है। तो पृथ्वी का जो शेप है वो कुछ इस तरह है। देखिए, पृथ्वी ये जो है इस तरह से झुकी हुई है। तो अगर आपसे पूछा जाए पृथ्वी का अक्ष पे झुकाव कितना है, तो पृथ्वी अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुकी हुई है। कितनी झुकी हुई है, 23.5 डिग्री। अगर आपसे पूछा जाए पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है, तो कितना आप बताएंगे, 23.5 डिग्री। अक्ष पर 23.5 डिग्री, और देखिए ये 90 है, अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई। अगर 90 में 23.5 घटाएंगे तो आ जाएगा 66.5। अगर आपसे पूछा जाए, जैसे कि यहाँ देखिए कि पृथ्वी कच्छी सतह पर कितना कोण बनाती, तो 66.5 डिग्री का। पृथ्वी अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुकी हुई है और कच्छी सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। और कच्छी क्या होता है, कच्छी वही जो सूर्य के चारों ओर वो जो परिक्रमा करती है, वही जिस कक्षा में चक्कर लगाती उसी को कच्छी सतह कहते हैं। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए। देखिए, इसमें आपने क्या जाना, पृथ्वी दो तरह की गति करती है, एक परिभ्रमण, एक यानी कि घूर्णन गति, एक परिक्रमण गति। और कच्छी यानी कि अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है और कक्षीय सतह के से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। यहाँ अगली बात दी हुई है प्रदीप्त वृत्त। प्रदीप्त वृत्त क्या चीज़ है, प्रदीप्त वृत्त क्या है, इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे, देखिए समझने की कोशिश करें। ये देखिए आपको दिया हुआ है, ये जो लाइन है, ये लाइन क्या है, एक्चुअली लाइन नहीं होती है, क्योंकि पृथ्वी हमारी गोल है। तो ये पूरा एक सर्किल बन रहा है, हमें सामने से ये आधा हिस्सा दिख रहा है, पीछे ऐसे पूरा एक ये इस तरह से ये पूरा एक सर्किल बना हुआ है। ठीक है, तो ये जो लाइन है, यही प्रदीप वृत्त है। प्रदीप वृत्त का काम क्या होता है, प्रदीप वृत्त, जैसे कि सूर्य के सामने हमारी पृथ्वी है, तो सूर्य जो है पूरी पृथ्वी पे एक साथ प्रकाश तो देगा नहीं। तो एक समय पर सूर्य से जितना भाग प्रकाशित होता है और जितना पीछे रह जाता है, तो उस लाइन या उस रेखा को बताने वाली ही रेखा को क्या कहा जाता है, प्रदीप्त वृत्त कहा जाता है। थोड़ा इस बात को यहाँ देखेंगे। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है। दिन रात कैसे, यानी कि जिसमें सूर्य का प्रकाश पड़ रहा होगा उस समय उतने एरिया में दिन होगा, और जितने में सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ रहा होगा उतने एरिया में क्या होगी, रात होगी। तभी तो जब भारत में दिन होता है और कुछ जगहों पर क्या होती है, रात होती है, वो प्रदीप्त वृत्त बताता है। ठीक है, ये बात आप समझ गए। तो यहाँ से आपने 3-4 चीज़ें जान ली, क्या कि एक घूर्णन गति क्या है, अपने अक्ष पर घूमने, जो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है उसी को घूर्णन गति या परिभ्रमण गति कहा जाता है। परिक्रमण गति, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, उसे परिक्रमण गति कहा जाता है। आपसे एक ये क्वेश्चन बन सकता है, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है, 23.5 डिग्री, ये आप आसानी से बता देंगे। लेकिन यहीं पर जब क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज होगा कि पृथ्वी कक्षीय सतह से कितना कोण बनाती, तो 66.5 डिग्री का। अक्ष पर 23.5 डिग्री और कक्षीय सतह पर 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। और प्रदीप्त वृत्त क्या है, प्रदीप्त वृत्त वह रेखा है जो पृथ्वी पर दिन एवं रात बताती है। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए। अब देखिए, यहाँ से एक चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा कि घूर्णन गति और जो परिभ्रमण गति है और जो परिक्रमण गति है, उन दोनों से क्या क्या निकलता है। देखिए, जो पृथ्वी घूमती है
पृथ्वी जो अपने अक्ष पर घूमती है, वो कितना घूमती है? एक दिन में घूमती है अपने अक्ष पर, एक दिन का समय लेती, यानी 24 घंटे का समय लेती। तभी हमारे यहाँ क्या होता है, दिन और रात होता है। यानी कि जो पृथ्वी का जो अक्ष पर घूर्णन करना है, वहां से क्या दिन एवं रात निर्धारित होती है। क्या निर्धारित होता है? दिन एवं रात निर्धारित होती है। और जो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, यानी परिक्रमण गति से क्या निर्धारित होता है? परिक्रमण गति से ऋतुएं निर्धारित होती हैं कि कब किस क्षेत्र में कौन सा मौसम होगा। क्योंकि अगर आप देख पा रहे हैं, देखिए सूर्य के चारों ओर ये पृथ्वी घूम रही है, सूर्य के चारों ओर ये पृथ्वी घूम रही है। जो हिस्सा पृथ्वी का, जो हिस्सा सूर्य में गर्मी होगी, और जो हिस्सा सूर्य के सामने नहीं पड़ रहा होगा, उस क्षेत्र में क्या उस समय गर्मी का मौसम नहीं होगा, यानी कि सर्दी होगी, ठंड का मौसम होगा। तो घूर्णन गति से दिन और रात निर्धारित होते हैं, और परिक्रमण गति से ऋतुएं निर्धारित होती हैं। इतनी बात आप समझ गए होंगे। और एक चीज़ और आपको पता होगी, पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर 365 दिनों में, 365 दिनों में नहीं, 365 सही 1/4 दिनों में, यानी 1/4 दिन मतलब क्या हो गया? 6 घंटे। यानी अगर हम उसको बोलें तो पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर 365 दिन और 6 घंटे में लगाती है। कितने में लगाती है? 365 दिन और 6 घंटे में। ये बात देखिए आपको यहाँ दी हुई है, 365 दिन और 6 घंटे में लगाती है। लेकिन सुविधा के लिए हम इसे बोलते नहीं, हमसे पूछा जाता है पृथ्वी सूर्य का चक्कर कितने दिन में लगाती, हम बताते हैं 365 दिनों में, जबकि 6 घंटे और लगते हैं। तभी आप देखते होंगे कि 4 साल में एक बार लीप ईयर आता है। क्या आता है? लीप ईयर। लीप ईयर क्या होता है? यही 6 6 घंटे जब 4 साल जुड़ जाएंगे तो कितना बन जाएंगे? 24 घंटे। कितना बन जाएंगे? 24 घंटे। तभी 4 साल में एक बार इसको हम फरवरी में समाहित कर देते हैं, तो वो 28 दिन की फरवरी की जगह 29 दिन की फरवरी हो जाती है। तो हर 4 साल में एक बार 29 दिन की फरवरी होती है, यानी कि उस साल दिन जो होते हैं वो 366 दिन होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? लीप ईयर कहते हैं। लीप ईयर का क्या कॉन्सेप्ट है आप समझ गए। लीप ईयर इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी को सूर्य का चक्कर लगाने में 365 दिन 6 घंटे लगते हैं, और वो 6 6 घंटे 4 साल में 24 घंटे हो जाते हैं, जो कि एक दिन के बराबर हो जाता है। इतनी बात आप समझ गए। अच्छा, यहाँ से अब आप को दिन और रात का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि जो पृथ्वी अक्ष पे घूर्णन करेगी, तो जितना घूर्णन करेगी तो आधे समय में जितना हिस्सा सूर्य के सामने रहेगा वहाँ दिन होगी, जितना हिस्सा सूर्य के विपरीत रहेगा वहाँ पर क्या होगी? रात होगी। देखिए कोई चीज़, जैसे हम क्या सोचते हैं, जैसे अभी हमारे यहाँ रात हो रही है, रात अगर हो रही है तो इसका मतलब सूर्य कहीं गायब नहीं हो गया है। पृथ्वी जो है अभी क्या है कि सूर्य जो है हमें नहीं दिखाई दे रहा है। अब हम अपोजिट साइड में आ गए हैं और किसी ना किसी हिस्से पर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है। पृथ्वी में जितने भी देश मौजूद हैं, तो किसी ना किसी देश पे इस समय सूर्योदय हुआ होगा या सूर्य का प्रकाश पड़ रहा होगा, और यहाँ पर क्या हो रही है? रात हो रही है। तो ऐसा सूर्य कहीं गायब नहीं हो गया कि सूर्य अस्त हो गया। अस्त का मतलब ये नहीं कि सूर्य गायब हो गया। अस्त मतलब ये पृथ्वी ने अपने अक्ष पे घूर्णन किया, अब हम अपोजिट साइड आ गए हैं। जो प्रदीप्त वृत्त रेखा है ना, अब हम उसके अपोजिट साइड हैं, तो अब यहाँ पर अंधेरा है, रात है, और जो सूर्य के सामने हिस्सा आ रहा होगा वहाँ पे अब इस समय क्या होगा? दिन होगा। ठीक है। अब इस चित्र को समझते हैं, ये फिगर क्या कहना चाहता है। इस फिगर को और समझेंगे, बस बहुत ज़्यादा चैप्टर में कुछ नहीं, बस इतनी ही बातें, दो ही गतियों के बारे में बताया गया है। और गतियों में हमने घूर्णन गति से समझ लिया कि वहाँ दिन रात का कॉन्सेप्ट है, उसमें से एक नया वर्ड हमें मिला प्रदीप्त व्रत। एक आपने लीप ईयर का कॉन्सेप्ट समझ लिया। अब यहाँ से थोड़ा ऋतुओं का कॉन्सेप्ट और समझ लेते हैं, और उसके बाद हमें कुछ भी खास इसमें पढ़ने के लिए इस चैप्टर में नहीं है। क्या है समझें, थोड़ा सा ध्यान देंगे। ये जैसे 21 जून लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? 21 जून, और उत्तर अयनांत लिखा हुआ है। क्या लिखा है? उत्तर अयनांत। देखिए 21 जून को क्या होता है? सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधे पड़ती हैं। इसके परिणाम स्वरूप होगा क्या? जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधे पड़ेंगी तो वहाँ पर ऊष्मा क्या होगी? अधिक होगी। इसलिए इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को क्या कहेंगे? उत्तर अयनांत कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? उत्तर अयनांत। बात को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए ये सूर्य की किरणें सीधे पड़ रही हैं, तो ये जो एरिया दिख रहा है आपको, तो यहाँ पर सूर्य की सीधे किरणें पड़ी। ऐसे भारत से थोड़ा सा अगर इसको समझने की कोशिश करें तो आपके लिए आसानी होगी समझने में। जैसे आपसे पूछा जाए 21 जून की अवस्था क्या है, तो आपको पता होना चाहिए उत्तर अयनांत है। अब उत्तर अयनांत आप याद कैसे रखेंगे? देखिए आपको ये पता है हमारे भारत की स्थिति क्या है,
भारत की स्थिति हमारी उत्तर में है। भारत कहाँ स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ये बात मैं आपको बता चुका हूँ कि जो विषुवत वृत्त है यानी कि जो भूमध्य रेखा है, तो भारत कहाँ पड़ता है? उत्तर में पड़ता है, उसके उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। तो 21 जून को भारत में क्या स्थिति रहती है? आप सभी को पता है 21 जून को भारत में क्या रहती है? गर्मी रहती है। क्या रहती है? गर्मी रहती है। और भारत कहाँ स्थित है? उत्तर में, यानी कि उत्तर अयनांत बोलेंगे। ठीक है। तो 21 जून को अगर आपसे पूछा जाए कि 21 जून को उत्तर अयनांत में 21 जून को कैसी स्थिति रहती, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि उत्तर अयनांत में यानी 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होगी और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगी? शीत ऋतु होगी। कैसे बताएंगे? अगर आपसे पूछा जाए 21 जून में उत्तरी गोलार्ध में कैसा मौसम रहेगा, तो आपको भारत से सोचना है। तो भारत कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में, और उत्तरी गोलार्ध में है। और 21 जून को भारत में कैसा मौसम रहता है? गर्मी, यानी कि और अपोजिट होगा उसका, जस्ट अपोजिट, क्योंकि आधे साइड में अगर सूर्य आ रहा है तो आधे में नहीं जा रहा होगा प्रकाश उसका। तो अगर उत्तरी गोलार्ध में गर्मी है तो जाहिर सी बात है दक्षिण गोलार्ध में क्या होगा? शीत ऋतु का मौसम होगा। तो ये बात यहीं से कॉन्सेप्ट देखिए, आप इजीली समझ सकते हैं कि 21 जून को उत्तरायण कहते हैं और उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। ये भारत से आप याद रखेंगे, आसानी से याद रख पाएंगे। अब इसी के विपरीत जब आप 22 दिसंबर में पहुंचेंगे तो क्या स्थिति होगी? 22 दिसंबर को हम दक्षिणायनांत कहते हैं, ये याद रखेंगे। अब 22 दिसंबर को भारत में कैसा मौसम रहता है? सर्दी का। तो उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु, याद रखेंगे, क्योंकि भारत उत्तर ठंडी का, भारत में ठंडी है तो यानी पूरे उत्तरी गोलार्ध में होगी। बात समझ गए? 21 जून को कैसा रहेगा मौसम? कैसा मौसम रहेगा उत्तरी गोलार्ध में? ग्रीष्म ऋतु का। दक्षिणी गोलार्ध में कैसा रहेगा? शीत ऋतु का। जब हम 22 दिसंबर में पहुंचेंगे तो उत्तरी गोलार्ध में कैसा रहेगा? शीत ऋतु। और दक्षिणी गोलार्ध में कैसा रहेगा? ग्रीष्म ऋतु। और ये हो गए 21। यहाँ से आपने 21 जून और 22 दिसंबर के बारे में जाना। तो 21 जून का उत्तरायणांत और 22 दिसंबर को दक्षिणायनांत। अब हम और ये 23 सितंबर के बारे में, 21 मार्च और 23 सितंबर के बारे में समझेंगे। देखिए क्या है कहानी। 21 मार्च और 23 सितंबर को विषुव विषुव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्यों? क्योंकि 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधे पड़ती हैं। विषुवत वृत्त है क्या? देखिए अब ये सीधे ऐसे किरणें जा रही हैं सूर्य की, यहाँ कहीं विषुवत वृत्त रेखा है तो ये सीधे विषुवत वृत्त पे पड़ रही है। देखिए यहाँ कहीं है तो ये सीधे विषुवत वृत्त पे पड़ रही हैं। तो विषुवत वृत्त पे सीधे रेखा पड़ रही है, इसलिए इसे क्या कहेंगे? विषुव कहा जाता है। अगर आपसे विषुव विषुव मतलब 21 मार्च और 23 सितंबर की बात कर रहा है। यहाँ पे दिन और रात क्या होंगे? बराबर होंगे। तो विषुव में क्या स्थिति होगी? दिन और रात बराबर होंगे। इतनी बात समझ गए आप? बस इससे ज़्यादा यहाँ कुछ समझने के लिए नहीं। इस चैप्टर में इतनी ही बातें दी हुई हैं। आप, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा देखते हैं क्या क्वेश्चन दिए हैं। क्वेश्चन क्या दिए? पृथ्वी के अक्ष पर झुकाव कोण क्या है? आपको बता दिया 23.5 डिग्री। अगर ये एक अच्छी सतह पर पूछ लेता तो आप बताते 66.5 डिग्री। घूर्णन एवं परिक्रमण को परिभाषित करें। आपको बहुत अच्छे से समझा दिया। अक्ष पर घूमने को घूर्णन कहते हैं और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने को परिक्रमण कहते हैं। लीप वर्ष क्या है? जब 366 दिन हो जाते हैं, 4 साल में एक बार आता है। उत्तर अयनांत और दक्षिण अयनांत के में अंतर बताइए। उत्तर अयनांत क्या है? उत्तर अयनांत मतलब उत्तर अयनांत जब उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु हो और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु हो, और दक्षिण अयनांत जब दक्षिण गोलार्ध में शीत ऋतु हो और उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है, आप इसको समझ लेंगे। और उत्तरी गोलार्ध जैसे उत्तर एवं दक्षिण उत्तर अयनांत का अर्थ क्या हो गया? उत्तर अयनांत की बात कर रहा है यानी 21 जून की बात कर रहा है। दक्षिण अयनांत की बात कर रहा है यानी बात कब की कर रहा है? बात आपकी कर रहा है 22 दिसंबर की। विषुव क्या है? विषुव मैंने आपको बता दिया। विषुव यानी 21 मार्च और 23 सितंबर की बात कर रहा है। जब विषुवत वृत्त पर सीधी सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो उसे विषुव कहा जाता है। ठीक है, समझ गए? अच्छा, एक चीज, ये वाला जो प्रश्न है इसको और समझ। ध्रुवों पर लगभग 6 महीने का दिन एवं 6 महीने की रात होती है। इस चीज को थोड़ा सा यहाँ पर दी नहीं हुई है इतनी, आप समझने की कोशिश करेंगे। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए ध्रुव क्या है? ध्रुव आपको मैं बता चुका हूँ कि ये हमारी पृथ्वी है, कि ये हमारी पृथ्वी, यहाँ उत्तरी ध्रुव है, यहाँ दक्षिणी ध्रुव है। ठीक है। होता क्या है कि इस यहाँ पर आप देखें, यहाँ उत्तरी ध्रुव पर क्या प्रकाश पड़ रहा है? पड़ रहा है। और यहाँ पे देखिए दक्षिणी ध्रुव जो है वो हमारा क्या है? उस पर सूर्य की किरणें नहीं पड़ रही। वही स्थिति यहाँ भी है। देखिए उत्तरी ध्रुव पर क्या है? प्रकाश पड़ रहा है, दक्षिणी ध्रुव पर प्रकाश नहीं जा रहा है। तो होता क्या है कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर
6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती। उत्तरी ध्रुवों पर 6 महीने, उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने प्रकाश रहेगा सूर्य का, और दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने सूर्य का प्रकाश नहीं रहेगा। तो जब उत्तरी ध्रुव में दिन होगा तो दक्षिणी ध्रुव में क्या होगी, रात होगी, और जब दक्षिणी ध्रुव में दिन होगा तो उत्तरी ध्रुव में रात होगी। ये बात आप और याद रखेंगे। तो ये चैप्टर खत्म हो गया। इसके बाद हम अगला चैप्टर लेके आएंगे, और जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और जो कुछ ट्रिक्स हैं वो भी हम बीच बीच में लेके आएंगे। जैसे अब हमारा अगला चैप्टर मानचित्र है, तो अब हम मानचित्र के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। आप इस चीज़ को समझें कि ये एनसीईआरटी जो है ये आपको बहुत बेसिकली मजबूत बना देगी। जब एक महीना आप कंटिन्यू इस पे करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको जियोग्राफी काफ़ी कुछ आ चुकी होगी। फिर हम अगर जियोग्राफी के क्वेश्चन या जियोग्राफी के लिए नोट्स लेके आएंगे या कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताएंगे तो आप उससे रिलेट कर पाएंगे। ऐसे डायरेक्ट अगर आप पढ़ने लगेंगे तो आप उतना अच्छे से रिलेट नहीं कर पाएंगे, वो रटने वाला कॉन्सेप्ट हो जाएगा। अभी आप यहाँ समझ पा रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल का अब नाम ऑनलाइन स्टडी 2.0 है। ठीक है, थैंक यू सो मच।